हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेवी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रिटेल के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 12 का पार्ट 2 करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है आपका डिलीवरी मॉडल्स के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि डिलीवरी जो है फिजिकल चैनल से हो सकती है और दूसरा वर्चुअल चैनल या रिमोट चैनल से हो सकती है। फिजिकल चैनल में भी हमने 3 मेथड देखे थे। एक तो ब्रांच का खुद का स्टाफ जो है सर्विस प्रोवाइड करे, दूसरा हमने देखा था डेडिकेटेड मार्केटिंग ऑफिसर वगैरह अपॉइंट किए बैंकों ने, और तीसरा उसमें से था फ्रेंड डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के बारे में। तो इसमें हम इस लेक्चर में उसके बारे में ही पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ओके, हम पढ़ेंगे कि डीएससी क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट क्या होते हैं, इनके काम क्या होते हैं। तो ये फिगर आपको याद हो, अगर पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कस्टमर को सर्विस की जो डिलीवरी की जाती है वो ब्रांच से भी प्रोवाइड की जा सकती है या ब्रांच के बाहर भी प्रोवाइड की जा सकती है। तो अगर ब्रांच में प्रोवाइड करनी है तो ब्रांच का खुद का स्टाफ प्रोवाइड कर सकता है, या जो डेडिकेटेड मार्केटिंग मैनेजर्स अपॉइंट किए जाते हैं बैंकों के द्वारा वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इन दोनों के बारे में फ्रेंड्स हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। बियॉन्ड ब्रांच यानी कि सर्विस की डिलीवरी होनी है लेकिन जो है ब्रांच के बाहर होनी है, तो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट या डायरेक्ट सेलिंग एजेंट भी कह सकते हैं आप। तो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट कैसे काम करते हैं उसी के बारे में फ्रेंड्स हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो होता क्या है फ्रेंड्स कि देखिए, जैसे जिस बैंक के पास में स्टाफ की कमी होती है वो क्या करते हैं, कोई एजेंसी को हायर कर लेते हैं जिसका काम होता है बैंक के बिहाफ पर बैंक का काम करना फ्रेंड्स। ओके, तो उन्हें ही डायरेक्ट सेलिंग एजेंट या डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट कहा जाता है। ओके, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स वाज पायनियर्ड बाई फॉरेन बैंक एंड नर्चर्ड वेल बाई न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो जो ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का जो कॉन्सेप्ट है, इसको मतलब शुरुआत की थी, अच्छे से लेकर आए थे फॉरेन बैंक, एक तरह से कह सकते हैं। और इसको ये जो है बढ़ा और फला फूला किसके उसमें देख रेख में, न्यू जनरेशन के प्राइवेट बैंकों में इन्होंने नर्चर किया, इसको पाला पोसा और बड़ा किया हुआ है फ्रेंड्स। ओके, पायनियरिंग किसने की है, मतलब चोटी पर कौन लेकर गया डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के काम को, फॉरेन बैंक। अब यहाँ पर देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक की बात नहीं हो रही है इस काम के लिए। ऐसा क्यों है फ्रेंड्स, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन बैंक के पास दिक्कत क्या थी, एक तो इनके पास ब्रांच जो है, मतलब इनके पास इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, ब्रांचों की पेंट्रेशन पर्याप्त नहीं है, मतलब हर जगह इनकी ब्रांचें नहीं हैं, केवल खास खास लोकेशन पर इनकी ब्रांचें हैं। इसलिए इनकी लोगों तक पहुंच में दिक्कत थी, लोगों तक ये पहुंच नहीं पाते थे, इसलिए इनको डायरेक्ट सेलिंग एजेंट की ज़्यादा ज़रूरत थी। उसी जगह पे पब्लिक सेक्टर बैंकों में क्या है, हम लगभग गाँव के गाँव में पहुँचे हुए हैं, हर जगह ब्रांचें खुली हुई हैं, इसलिए हमें डायरेक्ट सेलिंग एजेंट की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है फ्रेंड्स। ओके, डीएसएज डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स आर एजेंसीज अपॉइंटेड बाय बैंक टू सोर्स बिजनेस फॉर देम ऑन अ फी बेसिस। तो डीएसएज क्या होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये एक एजेंसी होती हैं जो कि बैंक द्वारा अपॉइंटमेंट दिया जाता है, इनको अपॉइंट किया जाता है बिजनेस को सोर्स करने के लिए, उनके लिए बिजनेस करने के लिए, कि मतलब हमारे भी यहाँ पर आप बिजनेस करेंगे फी बेसिस पर, उसके बदले में उनको कुछ कमीशन और फीस दी जाती है। बैंक्स व्हिच डू नॉट हैव ब्रांच पेंट्रेशन एंड जियोग्राफिकली प्रेजेंस, है ना। तो वो बैंक जिनकी ब्रांचों की पेंट्रेशन पर्याप्त नहीं, मतलब हर जगह ब्रांच अवेलेबल नहीं है, जियोग्राफिकली हर जगह उनकी ब्रांच अवेलेबल नहीं है, गांव-गांव में उनकी ब्रांचेज अवेलेबल नहीं हैं। तो इन इसकी वजह से क्या होता है, टू सर्विस अ लार्ज सेक्शन ऑफ कस्टमर, अगर मतलब बड़े जो है कस्टमर बेस को आपको सर्विस करना है, तो उस केस में उन्हें डीएससी की हेल्प चाहिए होती है। डीएससी क्या हेल्प करेगा, फॉर सोर्सिंग बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ बैंक एंड आल्सो कंप्लीट द प्रिलिमिनरी फॉर्मेलिटीज फॉर एक्वायरिंग कस्टमर। तो डीएससी जो है इनके लिए बिजनेस की सोर्सिंग में इनकी हेल्प करता है, बैंक के बिहाफ पर बिजनेस की सोर्सिंग करेगा। हाउसिंग लोन लेना है, किसी को करंट अकाउंट खुलवाना है, किसी को सेविंग अकाउंट खुलवाना है, तो ये काम डीएससी करेगा। प्राइमरी मतलब शुरुआती तौर पर कस्टमर को एक्वायर करने की जो भी फॉर्मेलिटीज हैं फ्रेंड्स, वो सारे काम जो है आपका डायरेक्ट सेलिंग एजेंट कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बैंक जिनकी ब्रांच की पेंट्रेशन पर्याप्त नहीं थी, जिनकी पहुंच अच्छी जगहों पर नहीं थी, जो जियोग्राफिकली हर जगह प्रेजेंट नहीं थे, उनके लिए अगर ज़्यादा बड़े सेक्शन को, कस्टमर के बड़े सेक्शन को आपको अगर सर्विस देनी है, तो उन्हें डीएससी की हेल्प लेनी पड़ गई, मतलब डायरेक्ट सेलिंग एजेंट की हेल्प लेनी पड़ गई, ताकि जो है वो बिजनेस को सोर्स कर सके। बैंक के बिहाफ पर कौन करेगा, डीएससीज करेंगे। और जो मतलब स्टार्टिंग की फॉर्मेलिटी होती हैं, प्रिलिमिनरी फॉर्मेलिटीज जो होती हैं कस्टमर एक्वायरिंग की, वो काम भी जो है डीएससी ही कर देता है, आपका डायरेक्ट सेलिंग एजेंट कर देता है। डीएससीज अपॉइंटेड अक्रॉस जियोग्राफी, सॉरी, डीएसएज पोजीशनड अक्रॉस जियोग्राफी विल मेक टास्क ईजियर फॉर बैंक। अब क्या होता है कि जैसे ब्रांच जो है मान लीजिए एकदम मेन सिटी में है, लेकिन जो हमारे डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हैं वो हर गांव में मौजूद हैं, अगर मान लेते हैं, तो उससे क्या होगा, जियोग्राफिकली हमारी जो है
पहुँच बढ़ गई, उस बैंक की पहुँच जो है जियोग्राफिकली बढ़ जाती है और बैंक का काम आसान हो जाता है। अब हर बैंक में उसका अपना एक डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, यानी समझ लीजिए बैंक की एक ब्रांच वहाँ पर खुल गई है, एक तरीके से कह सकते हैं। डीएसएज आर प्राइमरली एंगेज्ड इन सोर्सिंग क्रेडिट कार्ड एंड रिटेल लोन्स। तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो है प्राइमरली कौन से काम में एंगेज किए जाते हैं, लगाए जाते हैं? क्रेडिट कार्ड की सेलिंग में और रिटेल लोन देने के लिए ज़्यादातर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का यूज किया जाता है। द अपॉइंटेड डीएसए appoints field personnel and supplement by telecallers, start the marketing process and follow up to meet the customer and convert them into sale। अब क्या होता है कि आपने जैसे बैंक ने क्या किया, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हायर कर लिया, ये हो गया डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। अब डायरेक्ट सेलिंग एजेंट क्या करते हैं, फील्ड में अपने जो है लोगों को इस्टेब्लिश कर देता है। मतलब ये इतना 5 किलोमीटर का एरिया तुम्हारा है, 5 किलोमीटर का एरिया तुम्हारा है, और इसी के साथ साथ वो टेली कॉलर भी रखते हैं, यानी कि कस्टमर केयर वाला कॉन्सेप्ट भी वो रखते हैं कि एक जो है जो मार्केटिंग के लिए लोग रखे जाते हैं, जिनका काम है फ़ोन करके कस्टमर से जानकारी लेना। उनके पास मोबाइल नंबर की लिस्ट होती है, वो फ़ोन करते हैं, पूछते हैं सर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए या नहीं चाहिए। हो सकता है आपको भी ऐसी कॉल कभी रिसीव हुई हो, तो वो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के ही होने का नतीजा है जो आपको वो कॉल रिसीव हो रही है। ठीक है फ्रेंड? तो अब जब फील्ड में उनके लोग होते हैं, टेलीकॉलर होते हैं, तो वो मार्केटिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब मार्केटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है भाई, सभी को ये कि हम आपको ये प्रोडक्ट चाहिए हो तो बताइएगा, हमारे पास में अवेलेबल है ना? हम क्रेडिट कार्ड ऑफ़र करते हैं, ये सुविधाएँ हैं, ठीक है? और वो क्या करते हैं, फिर वो कस्टमर से मिलेंगे, फ़ॉलो अप करेंगे और सेल को कन्वर्ट करवा देंगे। मतलब उनकी कोशिश होगी कि क्रेडिट कार्ड हम कस्टमर को दे ही दें फ्रेंड्स, ओके। बट द स्क्रूटनी एंड केवाईसी फॉर्मेलिटीज़ फॉर अबव आर बेसिकली डन बाय बैंक्स बिफोर ऑफरिंग द सेम टू द कस्टमर, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मतलब डायरेक्ट सेलिंग एजेंट ने सारे काम कर दिए, कस्टमर बुला लाया, सारा कुछ उसने अरेंजमेंट कर दी, सेटअप कर दिया, लेकिन बैंक को फिर भी सावधानी के साथ में अपनी जो भी केवाईसी की फ़ॉर्मेलिटी है, वो बैंक पूरी करवाएगा, स्क्रूटनी करेगा, देखेगा कि जो भी जानकारियाँ दी जा रही हैं, वो सही है कि नहीं है। ड्यू डिलिजेंस करेगा। ड्यू डिलिजेंस क्या होता है? ये चेक करना कि जो भी जानकारी फॉर्म में, एप्लीकेशन में दी गई, वो सारी की सारी सही है कि नहीं है। इससे पहले कि कस्टमर को कोई प्रोडक्ट ऑफ़र किया जाए, ये काम कर लेना ज़रूरी होता है। इससे जो है फ्रॉड से बचे रहते हैं बैंक फ्रेंड्स, ओके। तो केवाईसी की फ़ॉर्मेलिटी, अब यहाँ याद होगा आपको, केवाईसी की फ़ॉर्मेलिटी कभी भी थर्ड पार्टी से नहीं करवाई जानी चाहिए। थर्ड पार्टी आपके साथ धोखा कर सकता है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग एजेंट भी यहाँ पर देखिए केवाईसी नहीं कर रहा है। केवाईसी कौन करेगा? बैंक ही करेगा फ्रेंड्स, ओके। स्क्रूटनी कौन करेगा उसकी? बैंक करेगा फ्रेंड्स, ओके। बट मिस सेलिंग बाय डीएसए इज़ रैम्पेंट स्पेशली इन क्रेडिट कार्ड स्पेस। तो क्रेडिट कार्ड के बिज़नेस में क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो है फ्रेंड्स, वो मिस सेलिंग करते हैं। मतलब गलत-सलत जो है बातें बताते हैं। आपको बोल देंगे कि मतलब एक बार आपने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, कस्टमर को समझाया कि सर जो भी आप परचेज़िंग करेंगे, उसमें आपको 50 दिन का मौका मिलेगा, 60 दिन का मौका मिलेगा, फिर उसके बाद आपको पेमेंट करनी है। अब कस्टमर क्या सोचता है कि हर एक, मान लीजिए 6 तारीख को खरीदा तो भी मुझे 60 दिन मिलेंगे और 17 तारीख को खरीदा तो भी 60 दिन मिलेंगे, जबकि ऐसा होता नहीं। वो साइकिल का कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंड्स। जैसे ही साइकिल पूरी होती है, तुरंत ही पेमेंट करनी है। अगर साइकिल पूरी होने के 1 दिन पहले ही आपने परचेज़िंग की है, तो जिस दिन मतलब मान लीजिए 24 को आपने परचेज़िंग की और 25 को अगर बिल जनरेट होने की डेट है, तो 25 को ही आपको ये 24 वाली पेमेंट करनी है। और अगर कोई शॉपिंग आपने 4 को की थी और 25 को अगर बिल जनरेट होता है, तो 4 से लेकर 25 तक इतने दिन मिलते हैं। मतलब कहने का उसने क्या किया, मिसलीड कर दिया। मिसलीड करने से वजह से क्या दिक्कत होगी कि कस्टमर ये सोचेगा हर बार कि मुझे 60 डेज़ यानी 2 महीने का टाइम हमेशा मिल रहा है, जबकि ऐसा हो नहीं रहा है। फिर वो पैसे भरेगा नहीं 60 दिन के इंतज़ार में, और भरेगा नहीं तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो ये हो जाता है फ्रेंड्स कि मिस सेलिंग करते हैं डायरेक्ट सेलिंग एजेंट ज़्यादातर। उनको क्योंकि बिज़नेस करना होता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड बेचने हैं तभी उनको फ़ायदा होगा, इसलिए वो मिस सेलिंग भी करते हैं, कुछ चीज़ें गलत भी बता देते हैं। द एम्प्लॉइज़ ऑफ डीएसए मिस सेल क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट एंड मेक द कस्टमर फॉल इनटू डेट ट्रैप, ठीक है? तो ये क्या करते हैं, कस्टमर जो एम्प्लॉयी होते हैं डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के, ये क्रेडिट कार्ड को मिस सेल कर देते हैं, गलत जानकारी दे करके बेच देते हैं और इस तरीके से कस्टमर को जो है डेट मतलब कर्ज़े में फँसा देते हैं बाई मिसयूजिंग द कार्ड्स। कस्टमर मतलब कस्टमर क्या करता है, कार्ड का मिसयूज़ करता है, वो समझ नहीं पाता कि कैसे करना है, और इस वजह से वो मतलब एक तरीके से कर्ज़े में फँस जाता है। और सेम इज़ द केस विद द मिस सेलिंग ऑफ द रिटेल लोन। और सेम मतलब क्रेडिट कार्ड में ही नहीं, रिटेल लोन में भी ऐसा केस है। इन रिटेल लोन में भी ये जो है मिस सेलिंग करते हैं। द प्राइसिंग ऑफ द लोन्स आर नॉट एक्सप्लेन्ड क्लियरली। तो जो लोन की प्राइसिंग है उसके बारे में क्लियरली नहीं बताते हैं। वो बोलते हैं
कुछ नहीं लगेगा, आप बस हमसे प्रोडक्ट ले लीजिए, 60 लाख का आपका लोन है, इतने ज़्यादा खर्चा नहीं है, 2000 रुपए केवल लगेंगे। बाद में पता चलता है कि डॉक्यूमेंटेशन चार्जेज़ अलग हैं, प्रोसेसिंग फ़ीस अलग है, इंश्योरेंस का अलग लगेगा, फिर ये मिस सेलिंग हो जाती है। अच्छा, ये बताते क्यों नहीं हैं? क्योंकि ये सारी बातें अगर वो वहाँ पर बता देंगे तो हो सकता है कस्टमर उस समय पसंद ना करे और फिर इनकी ये लीड जो है खराब हो जाएगी, तो इनको कमीशन नहीं मिलेगा, इसलिए ये जानकारी नहीं देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गलत बता देते हैं कस्टमर को। तो इस तरीके से मिस सेलिंग के चांसेज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं फ्रेंड। तो अब बताइए, इससे बैंक कौन से रिस्क को फेस करेगा? अगर मिस सेलिंग हो रही है आपके प्रोडक्ट की, तो बैंक को कौन-सा रिस्क ज़्यादा फेस करना पड़ेगा? तो रेपुटेशन रिस्क फेस करता है फ्रेंड्स। रेपुटेशन खराब हो रही है बैंक की इस वजह से, क्योंकि लोग गलत सेलिंग कर रहे हैं और लोग अपने नहीं हैं, जो थर्ड पार्टी हैं वो लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं, ठीक है? अल्टीमेटली दिस विल रिजल्ट इन डिससैटिस्फैक्शन फॉर द कस्टमर एंड रेपुटेशन रिस्क फॉर द बैंक। तो इसकी वजह से क्या होगा, कस्टमर में डिससैटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा, वो संतुष्ट नहीं रहेगा और जो है रेपुटेशन रिस्क भी जो है बैंक को फेस करना पड़ सकता है। विथ लिमिटेड ब्रांच नेटवर्क, प्राइवेट सेक्टर बैंक आर इंक्रीजिंगली डिपेंडिंग ऑन आउटसाइड एजेंसी टू सेल देयर प्रोडक्ट। चूँकि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक की ब्रांचेज़ होती हैं, वो बहुत कम होती हैं फ्रेंड्स, ओके। जैसे मान लीजिए पब्लिक सेक्टर बैंक की 10,000 ब्रांचेज़ हैं, तो हो सकता है इनकी 2 ही हज़ार बैंक ब्रांचेज़ होंगी फ्रेंड्स, ओके। तो पब्लिक सेक्टर बैंक की जो ब्रांचेज़ हैं, वो कम होती हैं, इस वजह से इन्हें आउटसाइडर एजेंसी पर डिपेंड करना पड़ता है, क्योंकि भई अगर ब्रांचें कम होंगी तो स्टाफ मेंबर भी कम होंगे, स्टाफ कम होंगे तो काम कैसे चलेगा? तो इसकी वजह से उनको जो है ज़्यादा लोगों को हायर करना पड़ता है, तो आउटसाइड एजेंसी के ऊपर इनकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ख़ास करके रिटेल प्रोडक्ट, वो भी क्रेडिट कार्ड और हाउसिंग लोन, रिटेल लोन में इनकी डिपेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है। डिस्पाइट द लैक ऑफ लॉयल्टी एंड अकाउंटेबिलिटी एसोसिएटेड विद द डायरेक्ट सेलिंग एजेंसीज, न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक सी दिस एज़ द ओनली वे टू व्हिच दे कैन ग्रो देयर स्केल ऑफ ऑपरेशन इन कंट्री। मतलब कहने का, जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंसीज होती हैं फ्रेंड्स, डीएसए जो होते हैं, उनमें लॉयल्टी की कमी होती है, अकाउंटेबिलिटी यानी जिम्मेदारी भी आप नहीं फिक्स कर सकते हैं किसी की। उसके बावजूद भी प्राइवेट सेक्टर बैंक, जो नई जनरेशन के प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, इनको दिखता है कि केवल यही एकमात्र रास्ता है ताकि वो जो है अपने मतलब रिटेल के बिजनेस को इस कंट्री में और आगे फैला सकते हैं। उनको सिर्फ यही एक ही रास्ता नज़र आता है। इवन कोशिश करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि पूरी तरह से मतलब फ्री छोड़ देते हैं, कुछ ना कुछ सर्टेन चेक पॉइंट्स होते हैं, लेकिन फिर भी जो है अकाउंटेबिलिटी और लॉयल्टी कम ही होती है फ्रेंड्स, ओके। अनमैच्ड विद द पब्लिक सेक्टर बैंक इन टर्म्स ऑफ रीच, प्राइवेट सेक्टर बैंक नीड फीट ऑन स्ट्रीट टू सेल एंड क्रॉस सेल देयर प्रोडक्ट एंड सेम इज अचीव्ड थ्रू डीएसएज। अब चूंकि पब्लिक सेक्टर बैंक के मुकाबले जो है ये मैच नहीं कर पाते हैं रीच के मामले में। मतलब कहने का, पब्लिक सेक्टर बैंक के जो ब्रांचेज हैं वो हर जगह खुली हुई हैं, गांव-गांव में खुली हुई हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है ऐसा नहीं होता है, तो वो मैच नहीं कर पाते हैं, हमारी तरह उनकी रीच नहीं है। इसलिए इनको अगर जो है गलियों तक पहुँचना है, उन गलियों तक जहाँ तक हम अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्रॉस सेल कर रहे हैं, उन उन जगहों पर अगर इनको प्रोडक्ट सेल करना है, तो इनको मतलब ये काम जो है डायरेक्ट सेलिंग एजेंसी के थ्रू ही किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स? इसीलिए ये डीएसए पर डिपेंड होते हैं। इन केस ऑफ लार्ज प्राइवेट प्लेयर वेयर हुज मोर देन 50% ऑफ एसेट्स आर सोल्ड फ्रॉम रिटेल साइड। तो ऐसे जो लार्ज प्राइवेट प्लेयर हैं फ्रेंड्स, जो बड़े बैंक हैं प्राइवेट सेक्टर के, जिनका 50% जो मतलब टोटल लोन में से 50% लोन रिटेल साइड का है, डीएसए जो है उन बैंकों में जो अपने डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन मोबिलाइजिंग बिजनेस को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड मोर देन 70% ऑफ रिटेल एसेट पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग होम लोन आर सोर्स थ्रू डीएसए। और 70% जो काम है फ्रेंड्स, 70% होम लोन वगैरह रिटेल लोन, ये बांटते हैं किसके थ्रू? डायरेक्ट सेलिंग एजेंसी के द्वारा। कौन करता है फ्रेंड्स? ये जो प्राइवेट सेक्टर के बड़े प्लेयर हैं। मतलब यहाँ पर अगर नाम लिया जाए तो एचडीएफसी, आईसीआई, महिंद्रा, कोटक वगैरह जो भी हैं, ठीक है फ्रेंड्स? तो ये मतलब कहने का 70% जो है रिटेल का लोन वगैरह अपना जो है डायरेक्ट सेलिंग एजेंसी के थ्रू ये सोर्स करते हैं। थ्रू डीएसए प्राइवेट सेक्टर बैंक वर able to achieve doorstep banking in big way as DSA reach the customer for sourcing retail assets and other banking product। तो जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते हैं फ्रेंड्स, ये घर घर जाते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। तो जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, वो डोर स्टेप बैंकिंग में भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। क्योंकि डोर स्टेप बैंकिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि जो डीएसए होता है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होता है, वो घर घर जाता है, ठीक है। और वो घर घर जाएगा तो डोर स्टेप बैंकिंग की उन्होंने, और ढेर सारे रिटेल के लोन वगैरह जो है और अदर बैंकिंग प्रोडक्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब बेचते हैं फ्रेंड्स, ओके। अब प्राइवेट बैंकर्स इम्प्लीमेंट सफिशिएंट चेक्स एंड बैलेंस टू कीप डीएसए अंडर चेक।
अब जैसा कि हमने कहा कि मतलब रेपुटेशन रिस्क तो है, मतलब इनके ऊपर कोई जोर नहीं लगाया जा सकता है, मतलब कहने का कोई चेक नहीं होता है, लेकिन फिर भी मतलब भर के लेवल का प्राइवेट बैंक जो है सफिशिएंट चेक पॉइंट्स और जो है बैलेंस बनाने की ये कोशिश करते हैं कि ये कोई फ्रॉड करने ना पाएँ, कोई गड़बड़ करने ना पाएँ, इस बात के लिए इंश्योर करने की कोशिश की जाती है। बैंक्स आउटसोर्स द एंड टू एंड मार्केटिंग फंक्शन टू एजेंसी दैट इन टर्न विल एंगेज पीपल फॉर रीचिंग द कस्टमर। तो बैंक क्या करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंसी को एंड टू एंड मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग फंक्शन के लिए एजेंसी को हायर करते हैं, डीएसए को हायर करते हैं, और वो डीएसए क्या करता है, लोगों को काम में जुटाता है ताकि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमरों तक उसकी पहुंच हो सके, बैंक की पहुंच हो सके। बाई दिस कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस विल बी कंसिडरेबली रिड्यूस्ड फॉर प्राइवेट सेक्टर बैंक एज डीएसए विल नॉट बी ऑन देयर पेरोल। अब इससे क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंकों की कास्ट घट जाती है, कास्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस घट जाती है। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स होते हैं फ्रेंड्स, वो उनके पेरोल पर नहीं होते हैं। अब जो जो पर्सन प्राइवेट सेक्टर बैंक में काम कर रहा है, हो सकता है उसकी सैलरी 40,000 रुपये हो, उसी जगह पर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट को जो है हम परफॉर्मेंस बेस पर देते हैं, जितना प्रोडक्ट बेचोगे उस हिसाब से देते हैं। तो इस वजह से कास्ट जो है फ्रेंड्स घट जाती है। द कंपनसेशन या सैलरी जो मिलनी है फॉर डीएसए बिल बेसिकली डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस सोर्स, है ना, कितना बिजनेस आपने किया उसी के आधार पर डिपेंड करेगा कि कितनी आपको सैलरी या फिर जो है इनकम होनी है। डीएसए अचीव बिजनेस वॉल्यूम बट देयर इज ऑलवेज रिस्क अटैच विद दिस काइंड ऑफ सेलिंग। जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते हैं वो बिजनेस काफ़ी मात्रा में बिजनेस करवाते हैं, खूब सारा बिजनेस करवा देते हैं, लेकिन जो है मतलब हमेशा रेपुटेशन रिस्क इसके साथ में अटैच रहता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर समझ लिया है। देखिए काफ़ी सारी बातें हमने जानी। जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते हैं, ये ज़्यादातर फॉरेन बैंक और प्राइवेट बैंक द्वारा यूज़ किए जाते हैं। ये क्यों यूज़ किए जाते हैं? क्योंकि प्राइवेट बैंक और फॉरेन बैंक की ब्रांचें ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं उनके पास, इसलिए इनका यूज़ करते हैं। ठीक है? डीएसए जो है बैंक द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और इनको फीस या कमीशन दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स? उसके बाद में जो बैंक जिनकी ब्रांच पेनिट्रेशन पर्याप्त नहीं है, जो जियोग्राफिकली हर जगह प्रेजेंट नहीं है, वो आपका डायरेक्ट सेलिंग एजेंसी का या डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। अब डीएसए क्या करते हैं, जियोग्राफिकली हर जगह मौजूद रहते हैं, जिसकी वजह से बैंक का काम आसान हो जाता है। और डीएसए का यूज़ प्राइमरली किस काम के लिए किया जाता है? क्रेडिट कार्ड और जो है रिटेल लोन को बाँटने के लिए किया जाता है। अब डीएसए क्या करते हैं, फील्ड में अपने लोग रखते हैं और साथ ही साथ टेली मार्केटिंग भी करते हैं, टेली कॉलर भी रखते हैं जो फ़ोन करके कस्टमर से लीड जनरेट करवाते हैं। बट स्क्रूटनी और केवाईसी फॉर्मेलिटी जो है कौन करेगा? बैंक करेगा फ्रेंड, ध्यान रखें, केवाईसी फॉर्मेलिटी कभी भी थर्ड पार्टी नहीं करेगी। बिफोर हम कस्टमर को क्रेडिट कार्ड ऑफर करें, उसके पहले केवाईसी फॉर्मेलिटी और अदर स्क्रूटनी बैंक जरूर करेगा फ्रेंड्स। ओके, अब मिस सेलिंग भी होती रहती है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट द्वारा मिस सेलिंग होती रहती है क्रेडिट कार्ड में और रिटेल लोन में भी, जिसकी वजह से कस्टमर जो है डेप मतलब कर्जे में फंस जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो रिटेल लोन में भी ये जो है प्राइसिंग के बारे में, लोन की प्राइसिंग के बारे में क्लियरली बताते नहीं है, जिसकी वजह से कस्टमर में डिससेटिस्फैक्शन बढ़ता है और बैंक जो है रेपुटेशन रिस्क को फेस करता है इस केस में। ठीक है, अब जिनकी ब्रांचेस, चूँकि बैंकों की ब्रांचें लिमिटेड होती हैं, इसलिए प्राइवेट सेक्टर बैंक ज़्यादा डिपेंड करते हैं आउटसाइड एजेंसी पर रिटेल प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, अब इसमें जो आपके डायरेक्ट सेलिंग एजेंसी होती हैं, उनमें लॉयल्टी की भी कमी होती है और अकाउंटेबिलिटी भी कमी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो नई जनरेशन के प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, उनको एकमात्र रास्ता यही दिखता है कि अगर हमें अपना बिजनेस बढ़ाना है तो यही एक रास्ता है, हमें डायरेक्ट सेलिंग एजेंसी का हेल्प लेना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टाफ मेंबर बढ़ नहीं सकते, ब्रांचें बढ़ नहीं सकती हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक में स्टाफ ज़्यादा होता है और जो है अपना जो जियोग्राफिकली प्रेजेंस है वो भी ज़्यादा होता है। इस वजह से प्राइवेट सेक्टर बैंक अगर इन हमारे बैंकों से टक्कर लेना चाहते हैं या फिर पब्लिक सेक्टर बैंकों से टक्कर लेना चाहते हैं, तो उन्हें डीएसए हायर करना उनकी मजबूरी हो जाती है। जो बड़े प्लेयर हैं फ्रेंड्स, जिनका मतलब कहने का जो 50% एसेट जो है रिटेल साइड से जिनका आता है, तो उस 50% जो रिटेल साइड से आता है उसमें से 70% रिटेल का जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट सेलिंग एजेंसी के थ्रू ये जो है मतलब सोर्स करवाते हैं, यानी कि बिकवाते हैं। ठीक है, अब डीएसए क्या करता है, डोर स्टेप बैंकिंग में भी बैंक की बहुत ज़्यादा, प्राइवेट सेक्टर बैंकों की बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि ये डोर टू डोर जाते हैं और बैंकिंग की सर्विसेज ऑफर करते हैं, रिटेल के प्रोडक्ट बेचते हैं, अदर बैंकिंग प्रोडक्ट को भी ये बेचते हैं। प्राइवेट सेक्टर के बैंक होते हैं जो सफिशिएंट चेक और बैलेंस लगा के रखा हुआ होता है, ताकि डीएसए जो है उनके कंट्रोल में रहें, अंडर चेक रहें, कोई गड़बड़ ना करनी पाएँ। ठीक है, अब बैंक क्या करते हैं, आउटसोर्स करते हैं एंड टू एंड मार्केटिंग फंक्शन को, किसको करते हैं, एजेंसी को कर देते हैं, इसे डीएसए आप कहते हैं, है ना। और वो डीएसए क्या करता है, फर्दर लोगों को एंगेज करता है ताकि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा रीच किया जा सके। इससे जो है कास्ट ऑफ डिलीवरी भी घट जाती है।
बैंकों की क्यों घट जाती है? क्योंकि जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स होते हैं फ्रेंड्स, वो बैंक के पेरोल पर नहीं होते हैं, बैंक की सैलरी ज़्यादा होती है और इनको जो सैलरी डीएसए को दी जाती है, वो कितना बिज़नेस किया उसके आधार पर की जाती है, कमीशन बेसिस पर की जाती है, इसलिए आसान पड़ जाता है, सस्ता पड़ जाता है। डीएसए जो है अच्छा खासा बिज़नेस करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसमें जो है रिस्क हमेशा रेपुटेशन रिस्क ज़रूर अटैच रहता है। ठीक है फ्रेंड्स? अब रेपुटेशन रिस्क जो है ऑलवेज इज़ थ्रेटनिंग फैक्टर इन डीएसए मॉडल। तो रेपुटेशन रिस्क हमेशा रहेगा डीएसए मॉडल में। आपका डायरेक्ट सेलिंग एजेंसी वाला जो मॉडल है उसमें रेपुटेशन रिस्क हमेशा रहता है, बिकॉज़ फील्ड पर्सनल डिप्लॉयड बाय डीएसए फॉर सोर्सिंग बिज़नेस ट्राई टू मेक सम फॉल्स प्रॉमिस, है ना? इन टैट टर्न अराउंड टाइम इन रिटेल एसेट प्रोसेसिंग एंड इश्यू ऑफ क्रेडिट कार्ड। अब होता क्या है, मतलब इसमें रेपुटेशन रिस्क कैसे आता है फ्रेंड्स? जो लोगों को आपने फील्ड में डिप्लॉय किया जाता है डीएसए के द्वारा, जो लोग लगाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, गलत प्रॉमिस करते हैं, झूठे वादे कर लेते हैं। वो बोलते हैं क्रेडिट कार्ड का, आपने बोला क्रेडिट कार्ड कितने दिन में बन जाएगा? सर आज अभी दे दीजिए, कल आपके पास क्रेडिट कार्ड आ जाएगा। जबकि ऐसा होना नहीं है, कम से कम 4 दिन 5 दिन लगने हैं। लेकिन वहाँ पर टर्न अराउंड टाइम उन्होंने झूठ बोल दिया। लोन आपने बोला कि हमको लोन पास करवाना है, कितने दिन में हो जाएगा? सर 7 दिन के अंदर में आपको लोन आपके पास पहुँचा देंगे। लेकिन 7 दिन में होता नहीं है, वो पता चला 10 दिन 15 दिन लग रहे हैं। तो इस तरीके के फ़ॉल्स प्रॉमिस किए जाते हैं। इस वजह से रेपुटेशन रिस्क रहता है, फ़ॉल्स प्रॉमिस होता है, सारी जानकारी नहीं देते हैं, गलत जानकारी देते हैं। इन सभी वजहों से भी फ्रेंड्स जो है आपका रेपुटेशन रिस्क बैंकों को फेस करना पड़ता है। डीएसए फोकस ऑन प्योर सेलिंग। अब देखिए यहाँ पर जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते हैं उनकी भी गलती नहीं है, उनको बिज़नेस जब होगा तभी पैसे मिलेंगे, इसलिए वो पूरा फोकस उनका बेचने पर होता है। उनको कस्टमर की नीड से, उसकी सिचुएशन से कोई मतलब नहीं है। उसको बस ये है कि किसी भी तरीके से हम प्रोडक्ट को बेच दें, तो वो पुश करता है अपने प्रोडक्ट को कि सर क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। हो सकता है किसी कस्टमर को क्रेडिट कार्ड की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि उसने बेचना है, इसलिए वो पुश करता है अपने प्रोडक्ट को कि ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीद लें और कस्टमर फँस जाता है इस चक्कर में। तो डीएसए फोकस ऑन प्योर सेलिंग बाय पुशिंग द प्रोडक्ट्स, है ना? अपने प्रोडक्ट को पुश करता है, बहुत ज़्यादा जोर देगा कि नहीं आप ले ही लीजिए। देन इफेक्टिव मार्केटिंग आफ्टर वेरीफाइंग द नीड्स ऑफ कस्टमर। मतलब इफेक्टिव मार्केटिंग नहीं करते हैं कि कस्टमर की नीड को वेरीफाई करके और एक्चुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट ऑफर करें, ऐसा नहीं करते। वो प्योर सेलिंग करते हैं, सिर्फ बेचने पे उतारू रहते हैं, इसीलिए अपने प्रोडक्ट को पुश करते हैं। बार-बार आपको मतलब रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये प्रोडक्ट ले लीजिए, अच्छा है, ये प्रोडक्ट ले लीजिए, अच्छा है। ठीक है? द क्लासिकल केसेस आर, अब इसके जो एग्जांपल अगर आपको देखना हो तो मिस सेलिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड आपका हो जाएगा, और रिटेल एसेट के प्रोडक्ट जैसे पर्सनल लोन वगैरह भी ये मिस सेल करते हैं। अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट द बैंक। क्लियर सी बात है कि मतलब अल्टीमेटली कौन प्रभावित होगा इस बात से? बैंक ही अफेक्ट होगा ना, डीएसए नहीं प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि डीएसए के लिए एक जॉब है, ये एक काम है केवल, और ये हो सकता है एक डीएसए जो है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट वो कई बैंकों के लिए कर रहा हो, ये भी बात है। क्योंकि उसको कमाई करनी है, तो एक डीएसए क्या करेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा से भी टाई अप कर लेगा, बैंक ऑफ इंडिया से भी टाई अप कर लेगा, सभी से टाई अप कर लेगा और उल्टा-सीधा बेचना शुरू कर देगा। तो इसमें डीएसए का कुछ घाटा नहीं होता है, इसमें बैंक का घाटा होता है। क्यों? क्योंकि भाई डीएसए के लिए तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के लिए तो ये एक जॉब है, उसको पैसे कमाने से मतलब है और उसने मल्टीपल बैंकों से अरेंजमेंट कर रखा है, पैसा कमा रहा है। तो बैंक रेपुटेशन रिस्क को यहाँ पर फेस करना करता है, जो मैं यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बट फॉर बैंक रिलेशनशिप रेपुटेशन बिल्ड ओवरवियल विल बी स्टेक इफ डीएसए फेल टू परफॉर्म द मतलब एक्सेप्शंस एक्सपेक्टेशन प्रोफेशनली। तो अब इसमें होगा क्या कि बैंक की, भई किसी तरह से बहुत मेहनत करके बैंक ने जो है अपनी कई सालों की, पिछले 40 सालों से बैंक ने रिलेशनशिप मेंटेन करके रखी हुई है कस्टमर के साथ में। लेकिन अब जो है अगर डीएसए ने, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट ने मतलब मिस इन्फॉर्मेशन दे दी, है ना? तो अगर मिस इन्फॉर्मेशन दे दी और या प्रोफेशनली जो है, जो एक्सपेक्टेशन थी उसको मीट नहीं किया, गलत जानकारी दे करके प्रोडक्ट को बेच दिया है, तो रेपुटेशन खराब हो जाती है। हो सकता है कि हम कस्टमर भी लूज़ कर जाएँ फ्रेंड्स, ओके? इसकी वजह से हमें कस्टमर का भी नुकसान हो सकता है, ठीक है? तो ये हो गया फ्रेंड्स। देखिए, अब इसमें जो काम की बात है वो ये है कि रेपुटेशन रिस्क जो है डायरेक्ट सेलिंग एजेंसी में रेपुटेशन रिस्क का कॉन्सेप्ट हमेशा रहेगा। इसमें जानकारी गलत दी जाती है, टर्न अराउंड टाइम गलत बता दिया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गलत बता दिए जाते हैं, क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट गलत बताए जाते हैं, तो कई सारी चीज़ें गलत बताई जाती हैं। यहाँ पर जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते हैं वो पुश करते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, बेचने का ही उद्देश्य होता है। उनको कस्टमर की एक्चुअल रिक्वायरमेंट से कोई लेना-देना नहीं होता है। किसी को पर्सनल लोन की ज़रूरत नहीं भी है तो भी उसको दे ही डालते हैं कि आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
मिस अब इसके एग्जांपल अगर आपको देखने हैं तो मिस सेलिंग कार्ड, क्रेडिट कार्ड की मिस सेलिंग होती है, पर्सनल लोन हो गया, रिटेल एसेट के और भी जैसे हाउसिंग लोन, इन सब की मिस सेलिंग कर देते हैं फ्रेंड्स। ओके, अल्टीमेटली क्या होता है कि इससे बैंक के ऊपर प्रभाव पड़ता है, डीएससी के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्यों? क्योंकि ये उसकी सिर्फ एक जॉब है। आप नहीं कराओगे तो किसी दूसरे बैंक में करेंगे, दूसरा बैंक नहीं करवाएगा, तीसरा बैंक में करेंगे। ठीक है? तो मैनी बैंक, या हो सकता है एक ही समय पर वो कई सारे बैंकों के साथ काम कर रहा हो, 1-2 से छूट भी जाएगी तो उसको कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बैंक के लिए जो कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप बनाई थी आपने पिछले कई वर्षों में, वो जो है रिस्क में आ जाती है, रेपुटेशन बैंक की रिस्क में आ जाती है, क्योंकि अगर डीएसए ने प्रोफेशनली जो है बिहेव नहीं किया, प्रोफेशनली बिहेव करने का मतलब है जो एक्चुअल बात है वही बताइए। अगर इंश्योरेंस में सिर्फ 2 लाख रुपए मिलने हैं, वो भी डेथ के केस में, तो ये बात क्लियर कट कहिए कि सर आपको डेथ के केस में केवल 2 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा, हर एक केस में नहीं मिलेगा। अब होता क्या है, झूठ बोल देते हैं कि चाहे जिस भी केस में आपकी डेथ होगी, आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। बाद में पता चलता है कि कुछ कैजुअल्टी हो गई, तो 2 लाख रुपए मिले नहीं। अब उस समय फिर सभी सोचते हैं, या फिर कस्टमर कम टू नो कि मतलब ये गड़बड़ इन्होंने हमारे साथ की हुई है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा जो है कि डायरेक्ट सेलिंग एजेंट क्या होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के काम क्या होते हैं, कैसे-कैसे फंक्शन होता है, बैंक इसकी वजह से कौन-सा रिस्क फेस करता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन बैंक ही ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं डीएसएज का, ये सारी बातें हमने इस लेक्चर में जानी। होप है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।